स्टूडेंट वेलकम टू नेट टेकर। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की आपकी यूनिट से पूछे गए हैं। यूजुअली जब इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो बेस और कोर टॉपिक्स के अलावा हमारे पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर आते हैं। और ऐसे में बच्चों का सवाल होता है कि सर कितने टाइम तक के करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए या समझा जाए। तो यूजुअली यूजीसी नेट की साइकिल साल में 2 बार एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो ऐसे में आप पिछले 6 महीने के या मैक्सिमम 1 साल के करंट अफेयर्स को ही फोकस करके चले तो अच्छा रहता है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते रहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बेस होते हैं, स्टैटिक डेटा से आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई ऐसी न्यूज देखें जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कोई समिट है या कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो ऐसे में एक तो पर्टिकुलरली उस समिट या कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, साथ ही इंडिया का क्या रोल है उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की यूनिट से डिस्कस किए थे। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसको आप देख सकते हैं। और साथ ही जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेटो को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप नोट करते जाइए उसी जगह पर जहां पर आपने प्लेटो से रिलेटेड टॉपिक्स को लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। पर ऐसे में आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2024 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो नेट क्रैकर्स अपने कोर्सेज आपके लिए लेके आया है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसी के साथ साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जो कि होंगे डाउट सेशन जो बेस्ड होते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है हमारे पोस्टल मटेरियल का, जो कि घर पे बैठे बैठे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। तो ऐसे में अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या फिर सीयूईटी एग्जाम के लिए जो 2025 में होने वाला है, किसी स्टेट पीसीएस के लिए, सेट एग्जाम के लिए या इन फ्यूचर DSSB के लिए, तो इन सभी एग्जामों के लिए नेट क्रैकर्स पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी, जहां पर आपको हर एग्जाम की अपडेट्स विद द सिलेबस एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। चलिए स्टूडेंट अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिड नॉट रिलेट टू द इन्वायरमेंटल इशू। इनमें से वह कौन सी चीज है जो कि इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ी हुई। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले है IAEA विच इज कॉमनली नोन एज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके अलावा है बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट, ग्रीन पीस फाउंडेशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करूं बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट की, तो ये बेसिकली फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। इसका जो बेसिकली टाइटल भी था वो भी था कॉमन फ्यूचर करके। ग्रीन पीस अगर फाउंडेशन की बात करें तो ये भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जब अर्थ समिट 1992 हुआ उसके रिजल्ट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमारे सामने आया, कॉप और UNFCCC हमारे सामने आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे सामने आई कोप की एक मीटिंग जो कि हुई बेसिकली क्योटो शहर के अंदर, ठीक है, 1995 के अंदर, और एज अ रिजल्ट 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हमारा सामने आता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं है। इसका काम बेसिकली ये है कि जो दुनिया भर में कंट्रीज चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो या फिर सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे यूज कर रही हो न्यूक्लियर एनर्जी को, उन सब के ऊपर नजर रखना, मॉनिटरिंग करना और ये मेक श्योर करना कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली है एक टर्म के साथ। इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी टर्म्स आप अलग अलग पढ़ते हैं, और ऐसे में एक टर्म है दी सॉफ्ट पावर। द टर्म सॉफ्ट पावर वॉज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था? हैंस जे मॉर्गनथो, जोसेफ एस नहीं, केनाथ वॉल्स, अलेक्जेंडर वेंट। तो राइट आंसर है जोसेफ एस नहीं ने। इन्होंने सबसे पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल किया था। एंड सॉफ्ट पावर बेसिकली वर्ड इस्तेमाल किया गया था 1980s के आसपास, जहां पर यह कहा गया था कि वो कंट्री जो बहुत पावरफुल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा
वो कंट्रीज दूसरे देशों पर अटैक करके उनको इन्फ्लुएंस करे मिलिट्री पावर के थ्रू। इसकी वजह है कल्चरल कनेक्ट, इकोनॉमिकल कनेक्ट और बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। ऑल दो सॉफ्ट पावर एक टर्म के तौर पर पिछले लास्ट 2-3 डेकेड्स में काफी पॉपुलर हुई है, बट इसका इनिशियल इस्तेमाल जो था वो 1980s के आसपास किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है Hans Morgenthau's Principles of Political Realism, a feminist reformulation is work by the, किसके द्वारा लिखा गया हैंस मॉर्गेंथौ को लेके। अब देखिए आईआर जब आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशन के पहले ही एक पार्ट में आपको दिखती हैं थ्योरीज, जहां पर फेमिनिज्म भी है और पोस्ट मॉडर्निज्म भी है, कई सारी थ्योरीज हमारी है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, इन सब के अलावा भी। तो जब हम लोग इन थ्योरीज को इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो इन थ्योरीज में क्या एग्जिस्टेंस है इनटू द इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको समझना जरूरी होता है। और ऐसे में 4 नाम हमें दिए गए हैं। सबसे पहला नाम है सकाई सेनन का, दूसरा है नाओमी क्लेन का, फिर है सिंथिया एनोल, फिर है एना टेक्नर। तो राइट क्या है इसमें से? तो जो राइट नाम है वो है एना टेक्नर का। इनके द्वारा बेसिकली जो किताब थी द हैंस मॉर्गेंथौ's प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म अ फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन, ये लिखी गई। और इस किताब का पर्पस ये था कि हैंस मॉर्गेंथौ ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उसको क्रिटिसाइज करना, बेसिकली जो रियलिज्म की थ्योरी दी थी उसको क्रिटिसाइज करना। 1940s के आसपास हैंस मॉर्गेंथौ ने इन प्रिंसिपल्स को दिया था और उसके बाद रियलिज्म को एक दोबारा एक नई शेप जो मिली उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, क्योंकि एज अ थ्योरी रियलिज्म की वैल्यू आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 बढ़ने लगी थी। और ऐसे में जब हैंस मॉर्गेंथौ ये प्रिंसिपल देते हैं तो क्लासिकल रियलिज्म को दोबारा से जन्म दे देते हैं और उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि इस समय तक लिबरल वैल्यूज की भी काफी डिमांड हो चुकी थी समाज के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेजोल्यूशन 1267 ऑफ द यूएनएससी इज रिलेटेड टू। यूएनएससी का संकल्प 1267 किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो देखिए जब आप यूनाइटेड नेशन को पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट आपका आता है जहां यूएन से रिलेटेड आप उसकी जितनी भी संस्था हैं, जितने भी ऑर्गन है, उन सबको पढ़ते हैं। साथ ही जो रेजोल्यूशंस हैं, जो डेकेज आते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं, वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस चीज को फोकस कराने की कोशिश करता हूं आपको कि जब आप यूनाइटेड नेशन को पढ़ें तो उससे जुड़े हुए डेकेज को, रेजोल्यूशंस को जरूर पढ़ें। ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन 1999 के आसपास आया था, 1999 में, और इस रेजोल्यूशन को स्पेसिफिकली लाया गया था इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए। फोकस ये था कि जिस तरीके से उसामा बिन लादेन और अल-कायदा की एक्टिविटीज बढ़ रही थी, उनको फोकस करते हुए उनके ऊपर रोक लगाने के लिए इस रेजोल्यूशन को लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। चेक करते हैं वन बाय वन कौन सी इसमें से गलत स्टेटमेंट है। पहली है द आईसीजे इज द यूएन्स प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट। ऑल यूएन मेंबर्स आर पार्टीज ऑफ आईसीजे स्टेटस, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। आईसीजे इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन नॉट बेस्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी, ये भी करेक्ट है। हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला है आईसीजे डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन द सॉवरेन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईसीजे सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में जो कोई डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करता है, या फिर कोई ऐसा मेजर डिस्प्यूट है जो कि किसी एक बड़े मुद्दे को लेकर है, फॉर एग्जांपल सुएज कैनाल या इस तरह का कोई ऐसा डिस्प्यूट है मेजर, जैसे कि भारत का जैसे एक डिस्प्यूट है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ, वो भी आईसीजे के पास है, यूएन के पास ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द टर्म थर्ड वर्ल्ड कम्स क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तीसरी दुनिया शब्द निकलने में से किस विकल्प के निकट आता है? अब देखिए ये जो वर्ड है ना थर्ड वर्ल्ड, ये बड़ा एक डेरोगेटरी सा लगता है केवल सुनने में। तीसरी दुनिया ऐसा लगता है कि भाई क्या है ऐसा यहाँ पर, ठीक है। कई बार तो जब पहली बार हम लोगों ने इस शब्द को सुना था, शायद जब इससे अवेयर नहीं थे, तो थर्ड वर्ल्ड सुन के लगता था कि भाई ये दुनिया और कोई जमीन के नीचे दुनिया, और थर्ड वर्ल्ड मीन्स ऊपर वाली दुनिया, बट ऐसा नहीं है।
थर्ड वर्ड जो टर्म है इसका स्पेसिफिकली यूज जो है वो समय समय पर बहुत बार हुआ, बट सबसे पहले जो नोन यूज इसका माना जाता है वो माना जाता है कंट्रीज दैट वर नॉट अलाइंड विद द आइदर यूएस और सोवियत यूनियन। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी और कोल्ड वॉर का समय था तो उस समय स्पेसिफिकली कहा गया कि वो देश जो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर या अमेरिका के साथ नहीं है, दे आर दी थर्ड वर्ल्ड्स। साथ ही समय के साथ साथ कुछ और टर्म्स इसके साथ जुड़ गए। फॉर एग्जांपल जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी स्पेसिफिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज थी उनको इसके साथ जोड़ दिया गया। तो जो राइट आंसर है, जो बहुत पॉसिबल मैच है, दिस वन। कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन यूनियन अफ्रीका, नेशनल अफ्रीका नहीं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नहीं, बट द राइट आंसर होगा दैट वन इज सी। अगला क्वेश्चन मैच मेकिंग। ओके, किताबों का नाम दिया गया है और राइटर्स का नाम दिया गया है, मैच मेकिंग करनी है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी रहते हैं बच्चों के लिए, बट स्पेसिफिकली ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं जब आप थ्योरीज वाले पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये सारी थ्योरीज आ रही हैं जहां से रिलेटेड ये आपको मैच मेकिंग दी गई है। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा से जुड़ी हुई किताब है। ओरिएंटलिज्म जुड़ी हुई है एडवर्ड सईद से। एडवर्ड सईद का नाम बहुत फेमस है स्पेसिफिकली जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज हैं उनको लेकर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमार्किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, सैमुअल मॉर्गेनटन से जुड़ी हुई, हैमिल्टन से जुड़ी हुई थ्योरी है। लास्ट है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ये है हैंस मॉर्गनथ्यो। यहीं पर 6 प्रिंसिपल्स इनके देखने को मिलते हैं। तो जो राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ओके, तो ए का है 4, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 4। सॉरी 4 नहीं, इसका है 3। ओके, इसका 3 है, दैट इज 3। एंड जो हमारा ये वाला है इसका सैमुअल 2 है। 4 1 2 3, 4 1 2 3। द राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म आयरन कर्टन was used in his फॉल्टन स्पीच बाय। आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग उनके फॉल्टन भाषण में किया गया। किन के फॉल्टन भाषण में किया गया? मुझे अच्छे से याद है, एक बार क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था विच इज रिलेटेड टू द कोल्ड वॉर, और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कोल्ड वॉर तो इतना लंबा सिनेरियो है और स्पेसिफिकली कोई एक टाइम और एक डेट जो हो जहां से हम कह सके कि कोल्ड वॉर यहां से शुरू हुई। तो बहुत सारे अजम्पशन लगाए जाते हैं कि कोल्ड वॉर कहां से शुरू हुई। कुछ लोग मानते हैं कि याल्टा कॉन्फ्रेंस इसकी एक मेन वजह थी, कुछ लोग मानते हैं कि फॉल्टन स्पीच इसकी एक मेन वजह थी। तो अमेरिका के फॉल्टन शहर के अंदर विंस्टन चर्चिल जाते हैं और एक स्पीच देते हैं। उस स्पीच के अंदर यूएसएसआर को बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, और कहते हैं कि अगर स्टालिन ने हिटलर के साथ शुरुआती तौर पर संधि नहीं की होती, स्टार्टिंग से ही हमारा साथ दिया होता, तो शायद हिटलर इतना आगे नहीं बढ़ पाता, इतने लोग नहीं मारे जाते। साथ ही कुछ और बातें कहते हैं और कहते हैं कि यूरोप के बीच में जो एक दीवार लग गई है बर्लिन वॉर की अगर बात की जाए, या फिर एक फेंसिंग जो हो गई है, बेसिकली उस समय तक तो वॉल बनी नहीं थी, फेंसिंग थी, तो ये जो फेंसिंग है बेसिकली इसको ये आयरन कर्टन का नाम देते हैं। तो राइट आंसर जो है वो है विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल को कभी पढ़ने का मौका मिले तो आपको समझ में आएगा कि इस इंसान की वजह से शायद वर्ल्ड वॉर 2 को सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम विंस्टन चर्चिल ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड इज एसोसिएटेड विद। हार्टलैंड की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? 4 नाम हमारे आगे हैं, कार्ल वॉन क्लॉथविच, हैल्फोर्ड मैकेंडर, एल्फ्रेड टी महन, निकोलस जे स्पाइकमैन। तो जो राइट नाम है दैट इज हैल्फोर्ड मैकेंडर। हैल्फोर्ड मैकेंडर ने 1904 के आसपास एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने हार्टलैंड वर्ड जो इस्तेमाल किया था वो बेसिकली यूरेशिया के जो एरिया है जहां पर एशिया और यूरोप दोनों मिलते हैं उसके लिए किया था, और कहा था कि ये रीजन पे जो एक तरह से राज करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बिल्कुल सेंटर में आता है। एक तरफ आपकी यूरोप है, एक तरफ आपकी एशिया है, तो कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो यहाँ से हर चीज पास है। तो इस वजह से हार्टलैंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था
क्लियर। अब इस तरह के क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि यार इनको कहाँ से कवर अप किया जाए, कहाँ से आएंगे। तो स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब आप अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के सिलेबस पे थोड़ी नजर डालते हैं। यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म बाय, ओके, अब यूरोपियन यूनियन को लेके मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने उन सारी ट्रीटीज की बात की है वन बाय वन जो कि इसके लिए हुई। सबसे पहले यूरोपियन स्टील एंड कोल जो कॉर्पोरेशन है वो सामने आया था और एज इट्स सक्सेस हमारे आगे आगे चल के यूरोपियन यूनियन आई। दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको देखा जाता है। और जो फाइनल ट्रीटी हुई थी जिसको हम यूरोपियन यूनियन ट्रीटी भी कहते हैं, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच 1991 में फाइनली ये जब कंडक्ट हुआ और उसके बाद 93 से ये फोर्स में आ गई थी, 1993 से। तो जो राइट आंसर है ये आएगा मैस्ट्रिच ट्रीटी। क्लियर। अब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके बनने का प्रोसीजर भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि किसका सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन, तो बहुत सारे बच्चों को शायद आंसर पता होगा। अगर आपको भी पता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को आगे सक्सीड किया है यूनाइटेड नेशन ने, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखिए। साथ ही ये भी बताइएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन अभी एग्जिस्ट करती है या बंद हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूएन का एक ऑर्गन है, ना कि उसकी कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन जब आप पढ़ते हैं तो मोस्टली किताबों के अंदर दिया जाता है देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, बट एक्चुअली देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। इसमें से एक ऑर्गन जो है वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। उस ऑर्गन का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। और वो डिसकंटिन्यू किस रीजन से हुआ है अगर ये भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन से हो रिलेटेड, क्योंकि जैसे हम आईआर पे भी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब लेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डिक्लेयर अफ्रीका एज अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जब अमेरिका ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना लिया तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनहट्टन हमारे सामने आया। प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बाद जो लाइव टेस्ट हुए वो हुए जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी में। नंबर ऑफ डेथ 2 लाख से ज्यादा थी, पर एक रेस स्टार्ट हो गई। फिर रशिया ने 1949 में बॉम्ब बना लिया। उसके बाद चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के पास बॉम्ब आ चुका था और लगातार ये सारे देश टेस्ट कर रहे थे अलग अलग जगह पर, जिसमें अमेरिका मैक्सिमम टेस्ट जो था वो कर रहा था पैसिफिक ओशन के अंदर। चाहे वो एक बड़ा मुद्दा जो आता है मार्शल आइलैंड्स को लेकर, वो भी आता है क्योंकि मार्शल आइलैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे उसकी वजह से। इसी तरह से यूके और फ्रांस वगैरह जो थे ये अफ्रीका में टेस्ट कर रहे थे लगातार। तब 1991 आते आते यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। 1990 में आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया ने टेस्ट किया था और इसके बाद अमेरिका ने 1992 के अंदर अपना आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और फिर ये कह दिया कि अब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे में 1996 के अंदर ट्रीटी ऑफ एल्विंदा आती है, जिसमें बेसिकली कहा जाता है कि अब अफ्रीका की जो टेरिटरी है, पूरे अफ्रीका में इसके आसपास की टेरिटरी में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं होगा। 1996 में आती है और 2009 से ये अप्लाई हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह की जो ट्रीटीज हैं इनके ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी मेरे चैनल पे। आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑल ट्रीटीज आएगा, वॉर टाइम ट्रीटीज, ठीक है, उसमें ये भी आपको दिख जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द आइडिया ऑफ नेचर एज अ हॉस्टाइल पावर इज एसोसिएटेड विद। रॉबर्ट कैल्पन का ये आइडिया था। मैं ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा रॉबर्ट कैल्पन का नाम इसमें आता है, जो कि सीधे तौर पर बोलते हैं नेचर एज अ हॉस्टाइल पावर एसोसिएटेड विद रॉबर्ट कैल्पन। रॉबर्ट कैल्पन रियलिज्म में अपने काम के लिए काफी जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत कुछ जो है रियलिज्म से रिलेटेड लिखा था, जिसमें ये जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी बात करते वक्त और साथ ही जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको कंसीडर करते हुए इस टर्म को पर्टिकुलरली नेचर एज अ हॉस्टाइल पावर इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
declared itself as a single state nuclear weapon free zone? अब ये क्वेश्चन का आंसर देना इसलिए भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ऑल्दो नेपाल का न्यूक्लियर वेपन से कोई लेना देना नहीं है, ऑस्ट्रिया और पोलैंड का कोई लेना देना नहीं है, और मंगोलिया का भी स्पेसिफिकली कोई लेना देना नहीं है, बट ये मंगोलिया ने स्पेसिफाई किया था कि भाई वी आर कंप्लीटली न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन नाउ, ठीक है, एंड यहाँ पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में भी डिसआर्मामेंट के लिए हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब कई बार जीके में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट डेजर्टेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो उसका आंसर भी मंगोलिया ही रहता है। द आर्टिकल एक्स एडवोकेटिंग अ पॉलिसी ऑफ कंटेमिनेंट वाज ऑथर्ड बाय, रोकथाम की नीति की वकालत करने वाले एक्स आर्टिकल किसके द्वारा से लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, कोल्ड वॉर से जुड़ा हुआ सवाल है। राइट आंसर जो है वो यहाँ पर आता है जॉर्ज कैहन का, क्योंकि जॉर्ज कैहन ने बेसिकली एक्स आर्टिकल को लिखा था, जिस एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था, नाम दिया था एक्स आर्टिकल, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से सोवियत यूनियन अपना इम्पैक्ट बढ़ाता जा रहा है और ऐसे में अमेरिका को क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली और बाकी पॉलिटिकली जो है कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए। ये पर्टिकुलरली राइटिंग इन्होंने लिखी थी। अब बच्चे यही सवाल पूछते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि अरे सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो भाई सिलेबस में अगर आपके एग्जामिनर में ने लिख दिया ना कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, तो उनसे जुड़ी हर चीज आ जाएगी। कोई किताब लिखी गई है तो वो भी पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर ऑथर ने इस मुद्दे को लेकर ये किताब लिखी है, इसका नाम बताओ। क्लियर? इसी तरह से जब आपका एग्जामिनर इतना बड़ा सिलेबस बनाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के नोट्स को अच्छे से पढ़ के आएंगे, और जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एक्स आर्टिकल उसने कोल्ड वॉर में कहाँ पढ़ा था। विच ऑर्गन ऑफ द यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अपनी विशेष एजेंसियों के काम को स्वयं के लिए जिम्मेदार है? अब यहाँ पर जितने भी आपको 4 ऑर्गन बेसिकली दिए गए हैं, सबसे पहले है जनरल असेंबली। ग्लोबल पार्लियामेंट भी जनरल असेंबली को कहा जाता है। क्लियर? ग्लोबल पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है कि हर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है ये, हर कंट्री का एक वोट और 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं। सेक्रेटरी प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन माना जाता है यूएन का, बट एक कोऑर्डिनेटिंग अगर हम ऑर्गन के तौर पर देखें तो वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मानी जाती है, बिकॉज जितने भी फाइनेंस हैं वो सब यही मेंटेन करने का काम करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन इंक्लूड यूएन, नाटो, नाफ्टा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट, बेसल कन्वेंशन एंड हैजर्डस वेस्ट एंड द क्योटो प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा दिस वन, बी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ। 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर इन 3 संस्थाओं को अस्तित्व में लाया गया था, और ऐसे में इनको 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे और चेंजेस भी आए आगे चल के। आईसीजी की जब नींव रखी गई तो ऑल्दो जब हमने आईसीजी को पहले डिस्कस किया था, पीछे डिस्कस किया था, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने यूएन का एक सक्सेसर आपसे पूछा, आपके लिए क्वेश्चन भी है कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका ये किसका सक्सेसर है? ठीक है, अब इतनी हिंट मैं आपको दे देता हूं कि आईसीजे की नींव जो थी वो 1920 में रख दी गई थी, ना कि ये यूएन बनने के साथ आया था। हाँ, यूएन का परमानेंट मेंबर है, यूएन का ऑर्गन है, बट इसकी नींव जो थी वो 1920 में ही रख दी गई थी। तो बताइए कि किस नाम से इसको पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्टार्ट? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर बहुत सारी ट्रीटीज आई डिसआर्मामेंट को लेके, और ऐसे में एक ट्रीटी आई जिसका नाम था स्टार्ट। 4 नाम आपको दिए गए हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रिब्यूनल, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रूस, स्ट्रेटेजिक एटीट्यूड रेजिंग ट्रीटी। तो राइट आंसर है दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट जो ट्रीटी है इसको ये माना जाता है। इसके बाद स्टार्ट 2 भी आई, ठीक है, तो ये ट्रीटीज के ऊपर भी मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर से देखिएगा। उसमें इन सारी ट्रीटीज से रिलेटेड सारा डेटा मैंने डिस्कस किया है। फिर आते हैं नॉन रिफुलमेंट पैटर्न्स 2। नॉन रिफुलमेंट संबंधी है, क्या है? क्लाइमेट चेंज, पीस मिशन, फेल्ड स्टेट, वर्ल्ड रेफ्यूज। तो जो वर्ड है ना नॉन रिफुलमेंट, ये बेसिकली जुड़ा हुआ है
वापस नहीं दे देना भाई, रेफ्यूजीज से। आंसर है वर्ल्ड रेफ्यूजीज। मान लीजिए अगर अब आज भारत में कोई व्यक्ति आता है पाकिस्तान से और वो कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान में अनसेफ हूं, अगर मैं पाकिस्तान में गया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, तो भारत ऐसा नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल वो अगर रिफ्यूजी बन के आता है, लीगल तरीके से आए, इनलीगल तरीके से आए, किसी भी सेंस में, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं भाई तुम तो भाग के आए हो और जो भी है और तुम वापस जाओ, हमें नहीं पता, उसको जहाज में बैठा के वहां उतार दे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो वर्ल्ड रिफ्यूजी जो बेसिकली यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी काउंसिल जो है, ठीक है, कमिश्नर, तो उसकी तरफ से ये बेसिकली आता है, तो वर्ल्ड रेफ्यूजीज से रिलेटेड है। वैसे फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हैंस मॉर्गेनथॉस रियलिज्म। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों के 1940s के टाइम पर ये इनका जो आइडियाज हैं वो हमारे सामने आए थे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या नहीं है। इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बेसिकली दिए थे। पॉलिटिक्स इज रूटेड इन द ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस, इंटरनेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। तो राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, बिकॉज पहला पॉइंट जो है पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, ये बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस, जैसे ही ऑटोनॉमस कहा इन्होंने, ये पॉइंट तो अपने आप ही गलत साबित हो गया। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, बिल्कुल ठीक। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके टर्म्स बदल जाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से कोई एक बच्चा बहुत शक्तिशाली है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, अब बाकी 3 में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, तो ये जो सबसे स्ट्रांग है ये नॉर्मली ये करेगा कि बाकियों की लड़ाई छुटाएगा, पर जो सबसे वीक है उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको अगर कोई मारने आएगा तो उसको लड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बट जो सबसे ताकतवर है उसके पास तो ऑप्शन है ना, वो चाहे तो लड़ भी सकता है, चाहे तो शांति से ही बैठ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली उससे लड़ने तो कोई नहीं आएगा। क्लियर? तो जो राइट आंसर आएगा वो पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। ये इनकी थ्योरी का हिस्सा नहीं है, नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंस मॉर्गेनथॉस रियलिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछा गया है द रैट्स रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, शंघाई कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, अफ्रीकन यूनियन। तो जो राइट आंसर है वो है शंघाई कॉर्पोरेशन। रैट्स एक परमानेंट स्ट्रक्चर है शंघाई कॉर्पोरेशन का, जिसको बनाया गया है टेररिज्म से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन भी शंघाई कॉर्पोरेशन से ही जुड़ा हुआ है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO इज अ सक्सेसर टू द शंघाई 5 फॉर्म्ड इन 1996, बिल्कुल सही, सही आंसर है। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इट्स फुल मेंबर इन 2015, गलत आंसर है, 2017 में बने थे। SCO's main objective include promoting cooperation between its member states in the area of security, economy and culture, बिल्कुल सही। तो जो राइट आंसर हुआ वो हो गए 2 हमारे फर्स्ट एंड 3, तो B इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड 3 जो है वो ठीक है, 2 जो है गलत है। 2017 में भारत और जो पाकिस्तान है वो शंघाई कॉर्पोरेशन के मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स RSC इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बैरी बुजॉन। बैरी बुजॉन ने इस पर्टिकुलर वर्ड को रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहली बार। अब देखिए जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, हु कॉइन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार बेसिक जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहली बार किसी भी एक कॉन्सेप्ट का नाम देखिए, इसको किसने कॉइन किया, फेमिनिज्म को किसने कॉइन किया, या रियलिज्म टर्म को किसने कॉइन किया, या लिबरलिज्म को किसने कॉइन किया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, स्पेसिफिकली जब आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये वर्ड आया कहाँ से, किसने दिया, किस पेपर में पहली बार पब्लिश हुआ, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ऐसे में जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका नाम है, इसका आंसर है बैरी बुजॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द रिपोर्ट टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन हैज बीन रिलीज बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। 4 इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड,
फिर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चारों ही संस्थानों की अगर बात की जाए तो यूएन से जुड़े हुए चारों संस्थान हैं, ठीक है। साथ ही ऑफ कोर्स रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, बट यस जो एंडेवर्स यूएन चलाता है उसमें ये भी सपोर्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है WHO। ऑल्दो इस क्वेश्चन में यूनिसेफ देख के आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसी बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर यहाँ यूनिसेफ है तो 100% यूनिसेफ आंसर होगा, बट द राइट आंसर इज WHO। WHO द्वारा रिपोर्ट की गई थी जहां बताया गया था कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, और साथ ही जो लेड है जो अलग अलग तरह के सोर्सेज के थ्रू बच्चों तक पहुंच जाता है, चाहे वो पानी है या खाने के प्रोडक्ट है। आपको अच्छे से याद होगा कि कुछ सालों पहले एक बहुत ही फेमस जो नूडल ब्रांड है उसको भारत के अंदर कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, बैन कर दिया गया था, बिकॉज लेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा मिला था उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए समझना। अगला क्वेश्चन जो है वो है हु अकम्पाइंड द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। जब दलाई लामा भारत आए थे तो उनके साथ चाइना से कौन आया था 1956 में? तो जो राइट आंसर है वो है जाओ एनलाई। ये उस समय प्रीमियर थे चाइना के और ये दलाई लामा के साथ आए थे। इस विजिट को बहुत इंपॉर्टेंट विजिट माना जाता है, बिकॉज आज के समय में अगर आप देखें तो भारत और चीन के जैसे रिश्ते हैं उसमें तिब्बत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसे में तिब्बत के साथ जो भारत का जुड़ाव है। अगला है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही क्या है, सही क्या नहीं है वो बताना है। सबसे पहले ओपेक वाज क्रिएटेड एट रियाद कॉन्फ्रेंस इन 1966, तो ये गलत है, इट वाज क्रिएटेड इन बगदाद, ठीक है। द चार्टर ऑफ ओएस वाज साइंड ओपेक वाज क्रिएटेड एट रियाद कॉन्फ्रेंस इन 1966, तो ये गलत है, रियाद में नहीं बगदाद में इसको बेसिकली बनाया गया था। द चार्टर ऑफ ओएस वाज साइंड इन 1948। ओएस बेसिकली आपको बता दूं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ये बिल्कुल सही है, 1948 में आया था। इंडोनेशिया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक, क्यूबा इज अ मेंबर ऑफ ओएस। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर्स को चूज किया है, साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पेपर्स को भी लिया है जो सेट के एग्जाम के पेपर हैं उनको भी मैंने लिया है, जहाँ पर सिलेबस हमारे जैसा ही सेम है बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्टेट सेट में सिलेबस यूजीसी नेट का ही होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या इसका आंसर है पर्टिकुलरली क्वेश्चन के हिसाब से वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो यस, इंडोनेशिया ओपेक का मेंबर था, बट 2016 में ये ओपेक की मेंबरशिप से हट चुका है। क्यूबा इज अ मेंबर ऑफ ओएस, अमेरिकन स्टेट। क्यूबा को 1962 में सस्पेंड किया गया था ओएस से, और उसके बाद इसकी जो मेंबरशिप है उसको दोबारा से रिटेन कभी नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, हम माने के मेंबर थे, ठीक है, या थे वाले पॉइंट को अगर हम हटा दें, पास्ट टेंस को हटा दें, तो यस मेंबर हैं, बट प्रैक्टिकली अगर अभी देखा जाए तो ये मेंबर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन का, वो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है वो फर्स्ट को छोड़ के बाकी 3 जो है करेक्ट हैं, 2, 3 एंड 4 करेक्ट हैं, बट प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम देखें तो ये दोनों जो है अब मेंबर नहीं है, ना ये ओपेक का मेंबर है इंडोनेशिया, ना क्यूबा जो है वो ओएस का मेंबर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका ऑन 7-8 दिसंबर 1985। दिस इज करेक्ट। द फर्स्ट सार्क समिट वाज होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एच हर्षद, तो हुसैन हर्षद नाम था इनका, बिल्कुल सही है। द डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय द नॉमिनेटेड ऑफिशियल ऑफ यूएन, ये बिल्कुल गलत है। करंटली देयर आर द 8 मेंबर स्टेट, ये बिल्कुल सही है। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ का, जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है, तो दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी इज द राइट आंसर। अब इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, स्पेसिफिकली जब ये कहा जाता है कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली वन शॉट आंसर देने की आदत होती है बच्चों को, बट अब एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में भी थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव जो सेंस है उसको इम्प्रूव करना है, साथ ही सिर्फ आप रट्टा मार के ना जाओ कुछ चीजों का, उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह के क्वेश्चन जरूरी होते हैं। Association of Southeast Asian Nation ASEAN is a political and economical organization. Identify the correct statement about it. क्या क्या हो सकती हैं सही सही। ASEAN is an organization of 10 member states in South Asia, बिल्कुल करेक्ट।
आशान वर प्रेसिडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन 31 जुलाई 1961 कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ, ये बिल्कुल सही है। आशान इटसेल्फ वाज क्रिएटेड इन 1960 बाय सिटी, नहीं ये गलत है, 67 में इसकी नींव रखी गई। इंडिया बिकम अ फुल डायलॉग पार्टनर ऑफ आशान, ये बिल्कुल सही है, इंडिया डायलॉग पार्टनर है। यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। वहां पर हमारा जो आंसर था पहले वाले क्वेश्चन में वो भी इसी तरह से था। तो बहुत आंख खोल के दिमाग लगा के आंसर देने पड़ते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसर ऑफ द शंघाई 5 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एससीओ। The Shanghai 5 group was created on 26th April 1996, right? The Council of Head of a State is the top decision-making body in the SCO, बिल्कुल सही। This council meet at the SCO summit, which are held each year. One of the member state capital and cities, बिल्कुल सही। Recently, the Iraq has officially joined the group, ये बिल्कुल गलत है। 2023 में इराक ने कहा है कि we want to become a full-fledged मेंबर, बट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एज पर दी आज की अपडेट जो मैं आपको बता सकता हूं जब मैं इस चीज को प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3 एंड दिस वन इज ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर। देखिए एनएसजी का जो मेन काम है वो इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो सभी देश जिनको न्यूक्लियर मटेरियल की सप्लाई की जाती है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब वर्ड हमने इतनी बार सुना है, जैसे ही हम न्यूक्लियर मटेरियल या एनर्जी जैसे शब्द सुनते हैं हमें लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है, बट आज के समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है एंड मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो एनर्जी के सेक्टर में। और ऐसे में वो देश जिनके पास यूरेनियम काफी ज्यादा अमाउंट में है वो बाकी देशों को इसकी सप्लाई करते हैं, बट शर्त यह है कि सप्लाई उन्हीं देशों को होनी चाहिए जो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वो इनका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में नहीं कर रहे। और ऐसे में बहुत सारी ट्रीटी है, एनपीटी है, सीटीबीटी है, भारत ने इनको साइन नहीं किया है, इसलिए अभी तक इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं। दूसरी पॉइंट ये आता है कि इसको बनाया गया तो इसको 1974 में बनाया गया जब इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे स्माइलिंग बुद्धा नाम से। उसके बाद इस ग्रुप को बनाया गया और ये मेक श्योर किया गया कि वो ही देश इसका हिस्सा बनेंगे जो ट्रीटीज को साइन करके आए हैं, जो कि इंडिया ने अभी तक नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did the WTO come into existence and where it is headquartered? 1944 में WTO की नींव वैसे रख दी गई थी, बट came into force in 1995 एंड वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब ये हेडक्वार्टर वाला जो पॉइंट है ना, ये देखने में तो लगेगा कि बड़ा आसान है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जब लिस्ट आ जाती है ना बहुत सारे उसकी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। एंड मोस्टली जितनी भी इस तरह की स्पेशलाइज एजेंसी या हेडक्वार्टर्स हैं वो या तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में है, यूरोप के अंदर ज्यादा फैले हुए हैं। Who has written the book The Cold War, रेट्रोस्पेक्ट एंड द प्रोस्पेक्ट? तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फ्रेडरिक सुमन का। फ्रेडरिक सुमन ने ये बुक लिखी थी जिसको बेसिकली इन्होंने कोल्ड वॉर का जो टाइम था उसको, उसमें क्या क्या हुआ उसको देखते हुए इन्होंने इस किताब को लिखा था। अगला क्वेश्चन जो है, Who proposed the 14-point program for the formation of League of Nations? 4 नाम आपको दिए गए हैं, बट द राइट आंसर है वुडरो विल्सन। व्हाई वुडरो विल्सन? बिकॉज वुडरो विल्सन को आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के तौर पर जानते हैं। इन्होंने ही एक 14-point प्रोग्राम दिया था। इसका 14th पॉइंट जो था वो ये था टू एस्टैब्लिश अ वन ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप, जो कि यूरोप के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर सके। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक आइडिया दिया था। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी थी उसके बाद उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 अडॉप्टेड द प्रोग्राम फॉर। अब देखिएगा आप जब पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ रहे हैं, यहां पर भी क्योटो प्रोटोकॉल आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एंडिंग ग्लोबल पॉवर्टी, the democratization of the UN system, broadening participation within the IMF and World Bank, reducing the greenhouse emission. तो right answer is this. मैंने पहले भी कहा कि अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके बाद UNFCCC हमारे सामने आया, कॉप हमारे सामने आया एंड फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल जब हुआ जापान के शहर क्योटो में, तो कुछ टारगेट्स रखे गए इसके और इसी के सक्सेसर के तौर पर आगे चल के फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया।
इन इंटरनेशनल रिलेशन बफर स्टेट रेफर टू द कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बफर स्टेट का तात्पर्य किस देश से होता है? तो बेसिकली बफर स्टेट वो देश होता है जो दो एनिमी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इनमें से किसी का दोस्त है, बिकॉज अगर किसी का दोस्त होगा तो डायरेक्टली ये तो उस देश के साथ जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा राज्य होता है जो बीच में रहता है, ठीक है। इसका इन दोनों से डायरेक्टली कोई लेना देना भी नहीं है और लेना देना भी है। इन शॉर्ट इन दोनों देशों से इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, बस ये इन दो एनिमी कंट्रीज के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल हम नेपाल को डायरेक्टली बफर स्टेट नहीं कह सकते, बट एक रफ तौर पर आप मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल पड़ जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा विच, ओके 4 ऑप्शन है। विच रिप्रेजेंट अदर कंट्री इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो। विच हैज इकोनॉमिकली बिकम वेरी वीक बट स्ट्रेटेजिकली, नो। Which geographically lies between the two rival countries and prevent direct contact between them, right? Which neutral state and does not participate in any international activity, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो है आपका तीसरा है, जो भूभागीय रूप से दो प्रतिबंधित देशों के बीच में है, दो एनिमी कंट्रीज के बीच में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ बफर स्टेट। ओके, chronologically arrange the following treaties in correct ascending order, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है हमें, और करेक्ट ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा। निम्नलिखित संबंध संधियों को कालानुक्रमिक रूप में आरोही क्रम में लगाइए। अब ये आरोही क्रम जो होता है ना, बेसिकली हमें किस तरह से इसको लगाना है कि भाई पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई, इस तरह करके। तो सबसे पहले आती है ट्रीटी ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, 1945 में आया ये। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648, ट्रीटी ऑफ उट्रिच 1713 में आई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। ओके, कई बार बीइंग अ टीचर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से भी डेट्स निकल जाती हैं, फिर भी हम इसे क्रॉस चेक करेंगे, बट इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दीज आर द डेट्स। और इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, ठीक है। तो राइट वन इज पहले क्वेश्चन में ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया। इसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ उट्रिच 3, फिर आती है ट्रीटी ऑफ पेरिस 4th, एंड देन यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर? अब ये सारी ट्रीटीज जो हैं, अगर आप कहें कि सर ये कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, तो आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ के आए हैं। इसके अलावा मैंने इस चैनल के ऊपर भी एक वीडियो बना के इन टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पर ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन। हु इलेक्ट्स द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो राइट आंसर है वो है बी, दैट इज यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही बेसिकली जजेस का जो है चयन करते हैं। और यहाँ पर चेयर भी जो है बदलती रहती है। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस समय अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया का जज है तो उनका नाम क्या है, या पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जज के तौर पर इंडिया की तरफ से यूएन में गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डिफाइन फॉरेन पॉलिसी एज सब कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पर, 4 नहीं है एक्चुअली, आपको 8 नाम दिए गए हैं, बिकॉज मिक्स करके 2 नाम है। डेविड स्मिथ एंड टी एच पियर, केनाथ वॉल्स एंड अलेक्जेंडर वेंट, हैंस मॉर्गेनथ्यू एंड ई.एच. कार, हैरोल्ड स्प्राउट एंड मार्गरेट स्प्राउट। तो जो राइट है दैट इज हैरोल्ड स्प्राउट एंड मार्गरेट स्प्राउट। हैरोल्ड स्प्राउट एंड मार्गरेट स्प्राउट के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, जहां पर स्पेसिफिकली जो टर्म है फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए कहा गया था सब कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं तो वहां पे इसका रोल बहुत मेजर है। मैंने एक वीडियो को भी स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर बनाया था जो कि हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन सी चीज, कौन सा वेपन बेसिकली मास डिस्ट्रक्शन के लिए है। पहला है न्यूक्लियर, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल। तो अगर बहुत प्रैक्टिकल सेंस में समझा जाए तो मास डिस्ट्रक्शन बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे जब नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर अगर इन तीनों ही चीज़ों की हम बात करें तो तीनों ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं।
ऑल्दो बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन्स को बिल्कुल एक तरह से बंद कर दिया गया है पूरी दुनिया में, कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं करता। बट रिसेंटली जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुई है, वहां पर इस तरह की खबरें आई हैं कि रशिया की तरफ से कई बार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये कहना कि अभी दुनिया में किसी के पास केमिकल वेपन नहीं है, शायद ये गलत होगा। वहीं न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात की जाए तो लोगों के अलावा जो एक बड़े लेवल पे ये हार्म पहुंचाता है, साथ ही जो अर्थ का एनवायरनमेंट है ये उसके लिए भी बहुत खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जहां पर भी डेट्स और ईयर आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर है 1946, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 मार्च 1946 को जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO जिसको आप कहते हैं, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टू करेक्ट रिगार्डिंग द राइट ऑफ टू डेवलपमेंट? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कि 2 कौन से सही हैं इसमें से। पहला है द डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली 1986, दिस इज राइट। दिस इज an intangible human right, wrong. It found no place in 1993 Vienna Declaration on Program of Action, this is wrong. In 1999 the Commission on the Human Right established working group to minorities its progress monitors its progress, this is right. जो right answer है that is A and D, which is in our option number 4 और D. A and D is the right answer. अब देखिए UN से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर एक बहुत डेप्थ लेवल की स्टडी की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं यूजुअली भी जब ऑफलाइन क्लासेस में बात करता हूं तो मैं पूरा एक चार्ट बच्चों को देता हूं जहां पर यूएन की सारी डिक्लेरेशन लाइन से लिखी होती है। एंड मैं यही कहता हूं कि एटलीस्ट 2-3 बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, फ्यूचर में भी पूछे जाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेपन? विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस प्रकार के हथियार से संबंधित है? तो जो राइट आंसर आएगा दैट इज बेसिकली अ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ही ये सवाल लगातार उठता रहा है कि किस तरह से इनको मेंटेन किया जाए, कितने होने चाहिए। रिसेंटली अगर बात की जाए तो उस तरह के डेटा आप सुनते हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस समय रशिया के पास है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5000 to 7000, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि 11000 से ज्यादा थे। अमेरिका के पास भी अप्रोक्सीमेटली इतने ही बताए जाते हैं, 5000 के आसपास। इंडिया का नंबर काफी नीचे आता है। रिसेंटली इंडिया ने क्रॉस किया है नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान को, बट पहले पाकिस्तान के पास लगभग 100 प्लस थे, इंडिया के लेस देन 100 थे, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर जो राइट आंसर है दैट इज न्यूक्लियर वेपन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कोल्ड वॉर बायपोलर, बिल्कुल सही। बर्लिन क्राइसिस 1955, रॉन्ग। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, राइट। मार्शल प्लान जापान, नो, रॉन्ग। राइट आंसर इज करेक्टली मैचेस A and C, which is in our option C here. A and C जो है ये करेक्टली मैच है। जब कोल्ड वॉर का एरा था, जब कोल्ड वॉर का टाइम था, उस समय दुनिया बाइपोलर हो चुकी थी। देयर आर अ कंट्रीज सपोर्टिंग यूएसए एंड देयर आर अ कंट्रीज सपोर्टिंग यूएसएसआर, तो इसलिए जो टर्म थी बाइपोलर वो इंट्रोड्यूस की गई थी। वहीं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के टाइम पे हुआ था, जहां पर रशिया ने क्यूबा में मिसाइल्स को एस्टैब्लिश किया था, विच आर दी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स डायरेक्टली टारगेटिंग अमेरिका एट दैट टाइम। उस समय अमेरिका ने उसके रिस्पॉन्स में टर्की में मिसाइल्स को लगा दिया था जो कि रशिया को टारगेट कर रही थी। उस समय तो यूएसएसआर कहा जाता था। तो ये एक लगभग 20 दिन का समय अक्टूबर में रहा था जब ये क्राइसिस चला था, और वो एक ऐसा पिन पॉइंट था कि अगर वो वॉर होती, उस समय आगे बढ़ती, तो शायद आज दुनिया इस तरह की नहीं होती जैसी आज आप देख रहे हैं, बिकॉज दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज थी, और अगर वो अटैक करती तो ऑफकोर्स वो सभी देश, पूरा यूरोप और आप अमेरिका आप मान लीजिए पूरी तरह से खत्म हो जाता। बट समवेयर ऑन द टेबल ऑफ नेगोशिएशन ये मैटर सॉल्व हो गया। इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। अब यहां हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु ओरिजिनली कॉइन्ड द टर्म सिक्योरिटी डिलेमा? तो जो राइट आंसर है इसका वो है जॉन हर्स। जॉन हर्स ने सबसे पहली बार इसके ऊपर बात की थी 1950 में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, नाम था आर्टिकल का आइडलिस्ट इंटरनेशनलिज्म एंड सिक्योरिटी डिलेमा।
जिसके अंदर बेसिकली जो वर्ड है सिक्योरिटी डिलेमा, इसको उन्होंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया और साथ ही इसकी मीनिंग क्या है उसको बताया कि किस तरीके से जो छोटी कंट्रीज हैं वो अपने आप थ्रेट में आ जाती हैं, सिक्योरिटी डिलेमा में फंस जाती हैं जब कोई बड़ा देश जो उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है या अगर उनकी एनिमी कंट्री कोई ऐसा वेपन लेके आ जाती है जो कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन है। आप एग्जांपल ले सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से, जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था जापान के ऊपर, तो ऐसा कहा जाता है कि स्टालिन बहुत घबरा गए थे और उन्होंने ये सोचा था कि क्या अमेरिका के पास कोई तीसरा या चौथा बॉम्ब भी है, और अगर है तो वो कहाँ गिरेगा, स्टालिन ग्राड पे या मॉस्को पे। तो दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी डिलेमा, और जो आंसर है दैट इज जॉन हर्ज, याद रखिएगा। इनके बाद अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है लिस्ट 1 एंड 2, मैच करना है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले है बाइपोलरिटी इज द मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये कहां से निकल के आया, तो इट इज द स्टेटमेंट बाय केनाथ वॉल्ट्स जुड़ी हुई है। इंटरेस्ट आर डिफाइंड एज द पावर, ओके, इंटरेस्ट आर डिफाइंड एज द पावर, ये है हैंस मॉर्गेंथो का। State seeks to minimize their relative power position, John Meshmare, no doubt. Justice, law and society have no place or are circumscribed in the international politics, Thucydides से जुड़ा हुआ है। तो जो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा वो बनेगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। थर्ड, बी का, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब इस तरह के जो पॉइंट्स है पर्टिकुलरली इसमें स्टेटमेंट से जुड़े हुए या कई बार राइटिंग से जुड़े हुए, मैच मेकिंग मैंने जैसा भी पहले कहा कि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैच मेकिंग में एक समस्या और आती है जो यूजुअली बच्चे कर देते हैं गलती, जब आप एग्जाम में कई बार मैच मेकिंग देखते हैं, ऑल्दो अब तो आपका एग्जाम सीबीटी फॉर्म में होगा दोबारा से, बट जब ये नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन पेपर पे इस मैच मेकिंग को करते हैं तो कई बार जब फाइनल आंसर को कंक्लूड कर रहे होते हैं कि भाई ये राइट आंसर है, तो उसमें वो गलतियां कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ बी करा, तो कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि मान लीजिए इस ऑप्शन में भी ए फर्स्ट दे रखा है तो आपने वहां गलती से दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, और अगर ऐसा हो जाए कभी तो मान लीजिए कि आपने गलत ही कर दिया, बिकॉज अब आप उसको काटा पिट्टी करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की। सबसे पहले पॉइंट को देखिए, द रोम स्टेटस एस्टैब्लिश आईसीसी एज अ कोर्ट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल सही। ICC can be exercised jurisdiction only when the national courts are unwilling or unable to investigate the prosecute, right? It cannot prosecute acts of war crime. Okay, no. It is not located in Hague. It is located in Hague. तो जो राइट आंसर यहाँ बनेगा दैट इज ए एंड बी ओनली। ए एंड बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। अब इस तरह के क्वेश्चन ना आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और कितने अच्छे से उसको समझा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। द IMF इज नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, तो ये गलत है। इट्स फंक्शन इज टू इंश्योर एक्सचेंज रेट, ये सही है। क्रिटिक्स सी IMF एज अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ये गलत है। The IMF is not the specialized agency of UN, ये भी गलत है। क्लियर, ओके, दिस इज राइट, दिस इज राइट, सी इज द राइट एक्चुअली। जो क्रिटिसिज्म होती है उसमें यही कहा जाता है कि भाई जो अमेरिका है या बाकी सारे देश हैं उनका एक मेन इंस्ट्रूमेंट है ये। तो जो राइट आंसर है 47 का दैट इज बी एंड सी ओनली, विच इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी आर करेक्ट। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रू बिगिन द मॉडर्न स्टेट सिस्टम मार्क द एंड ऑफ, ठीक है, आधुनिक राज्य की व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किससे अंत से मानी जाती है। बहुत सिंपल सा है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया। 30 इयर्स जो वॉर थी 1648 में, उसको खत्म किया गया था। 30 साल की जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, उसको खत्म किया गया था और उसको बिगिनिंग मानी जाती है इंटरनेशनल सिस्टम की। बेसिकली मॉडर्न स्टेट सिस्टम की बिगिनिंग के तौर पर देखा जाता है 30 इयर्स वॉर। वेस्टफीलियन ट्रीटी यहां पर हुई थी, जिसको हमने पहले भी एक ऑप्शन में डिस्कस किया था। पूछा गया है कि हु फाउंड द डिस्टिंक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म बैलेंस ऑफ पावर। 4 नाम आपको दिए गए हैं। राइट आंसर जो है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने टॉपिक्स नहीं पढ़ा है या बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड टॉपिक्स को नहीं पढ़े, तो इसमें जो राइट है वो दैट इज
एक मिनट। आरिश एल ल्यूड जूनियर, मैं माफी चाहूंगा। आरिश एल ल्यूड जूनियर जो है बेसिकली इन्होंने अपनी एक किताब बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट एंड केसेस के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस किया था और 8 अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर बात की थी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉमनली नोन एज कोपेनहेगन समिट होल्ड? 2009 के अंदर। क्लियर? सो स्टूडेंट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईआर से पूछे गए आप लोगों से। मैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अभी कंसिडरेशन में ले रहा हूं। इस तरह की और वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। अब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है उन क्वेश्चंस के साथ? इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता कि आपने एक क्वेश्चन देखा, उसका आंसर पता चल गया एंड दैट्स इट। ये मैथमेटिक्स नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको तभी काम आएंगे जब आप इनको पढ़ के समझ सके कि आपके सिलेबस की डेप्थ क्या है और आप जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप उतनी डेप्थ तक ले जा सके। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप अभी रिसेंटली होने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं। दोनों ही बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही मेरी बेस्ट विशेस हैं उन सभी बच्चों के लिए जो एग्जाम देने भी जाने वाले हैं 4 तारीख को, और या फिर जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।